राधिकापुर गांव में दो बहनें पिंकी और रिंकी अपनी चाची के साथ ही रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले पिंकी और रिंकी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से पिंकी और रिंकी अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। पिंकी और रिंकी की चाची कामिनी बहुत ही खड़ूस और चालाक औरत थी। पिंकी और रिंकी के अपने घर आ जाने के बाद उसने अपनी नौकरानी को निकाल दिया और दोनों बहनों से बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करवाती थी। कामिनी की भी एक बेटी थी कोमल, जिसे कामिनी बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन कोमल आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना, सविता आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी है, और आज हल्दी के फंक्शन में सभी लोग येलो कलर का लहंगा पहनकर जाने वाले हैं। इसलिए मुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे आगे कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख पाए। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी, ठीक है। कोमल खुश होकर चली जाती है। फिर शाम को कामिनी अपनी बेटी को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी पिंकी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप शॉपिंग करने जा रही हैं? चाची जी, मेरे और रिंकी के कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और फट गए हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी कोई सस्ते से कपड़े ले आना। वैसे तो सविता आंटी की बेटी की हल्दी के फंक्शन में लहंगा ही पहन कर जाना है। अगर कोई सस्ता सा लहंगा मिल जाए तो हमारे लिए भी ले आना। हाँ, सविता आंटी की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में लहंगा ही पहन कर जाना है, मगर वहाँ तुम दोनों नहीं जाओगी। वहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, और मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही लहंगा लेने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आऊंगी। जो है उसी से अपना गुजारा चलाओ। अब चल, मेरा दिमाग मत खराब कर। बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, जा पहले जाकर उन्हें धो डाल और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। चल अब हट, मनहूस। हाँ। ऐसा कहकर कामिनी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। बेचारी पिंकी और रिंकी चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। तभी रिंकी पिंकी से कहती है, दीदी, चाची हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है। हमें सिर्फ एक टाइम का ही खाना देती है, और वो भी बचा कुचा, और हमें पहनने के लिए अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती है। अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं, और हमसे पूरा दिन काम करवाती है। अगर पिताजी की आखिरी इच्छा न होती तो हम यहाँ पर कभी ना रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो सविता आंटी की बेटी के हल्दी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो कलर का लहंगा पहनकर, मगर हमारी किस्मत कहाँ। हाँ दीदी, मुझे राधिका ने बताया। मेरा भी बहुत मन था लहंगा पहनकर जाने का, मगर हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। फिर अगली सुबह शाम को कोमल येलो लहंगा पहनकर सविता आंटी की बेटी की हल्दी में जा रही थी। तभी पिंकी कहती है, चाची जी, आप लोग फंक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाएगा। आप हम दोनों बहनों को कुछ खाने के लिए दे जाइए, वरना हम आपके आने तक भूखे रह जाएंगे। तभी कोमल कहती है, मम्मी, ये दोनों मनहूस बहनें हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम लोग कितना खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों रे पिंकी, अगर आज तुम दोनों बहनें खाना नहीं खाती तो मर नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने बाहर से बर्गर मंगाकर खाया था, अब तो कुछ बचा नहीं है। अरे मम्मी जी, आपने हमारे टॉमी शेरू के लिए जो रोटी रखी है वो इस मनहूस लड़कियों को दे दो। हाँ सही कह रही है बेटी। चल पिंकी, तू भी क्या याद रखेगी, शेरू ने अभी वो रोटी नहीं खाई। तुम दोनों बहनें आधी आधी वो रोटी खा लेना। ऐसा कहकर कामिनी और कोमल चली जाती है। इधर पिंकी और रिंकी को बहुत दुख होता है कि चाची ने उसे कुत्ते की रोटी खाने को दी। पिंकी बहुत रोती है और अपनी माँ के तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहती है, माँ, आप देख रही हो ना, चाची हम दोनों बहनों पर किस प्रकार अत्याचार कर रही है। और आज तो चाची ने हद ही पार कर दी, हमें कुत्ते की झूठी रोटी खाने को दी। अब बताओ माँ, हम कुत्ते की झूठी रोटी कैसे खा सकते हैं। चाची और कोमल हल्दी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी,
नए नए तरह के पकवान खा रही होंगी और हम कुत्ते की झूठी रोटी खाएं। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर पिंकी और रिंकी रोने लगती हैं। तभी पिंकी और रिंकी के माँ के तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से मत रो। मुझे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा। मैं जानती हूँ कामिनी और कोमल तुम लोगों पर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, मगर मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम सविता बहन की बेटी के हल्दी के फंक्शन में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। हमारे पास ढंग के कोई कपड़े हैं ही नहीं। आप तो स्वर्ग से सब देख रही हैं। हमारे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ, मेरी बच्चियों, मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुम दोनों बहनों को जादुई 2 लहंगे देती हूँ। क्या कहा माँ? आप हम दोनों बहनों को जादुई 2 लहंगे दोगी? माँ, आप बहुत अच्छी हो। एक माँ ही अपनी बेटी के दुख तकलीफ को समझ सकती है। इस दुनिया में अपनी माँ की तरह अपनी बेटी को कोई नहीं समझ सकता। पिंकी और रिंकी, बेटी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें 2 लहंगे तो दे रही हूँ, मगर ये लहंगे कामिनी और कोमल के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में तो जरूर जाओगी, मगर वहाँ तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इस लहंगे के पहनते ही तुम दोनों बहनें बेहद खूबसूरत हो जाओगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें सब समझ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों बहनें जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, दोनों बहनें अप्सरा जैसी खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों बहनें वो लहंगा पहनकर खुशी खुशी हल्दी के फंक्शन में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद हर किसी की नजर पिंकी और रिंकी से हटती ही नहीं, लेकिन कोई भी पिंकी और रिंकी को पहचान नहीं पाता। फिर अगले दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, पता नहीं वो दोनों लड़कियाँ कहाँ से आई थी। मैंने इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा खरीदा ताकि सबकी नजर मुझ पर से हटे ही ना, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कोमल बेटा, दोनों के लहंगे कितने ज्यादा चमक रहे थे। ऐसे लहंगे तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महल की राजकुमारियाँ आई हो। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो दोनों लड़कियाँ पहन कर आई थी। आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। इधर पिंकी और रिंकी दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर बहुत हंसती है। तभी रिंकी पिंकी से कहती है, दीदी, उन दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं, और राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां तो हम ही थे। रिंकी, गलती से भी ये बात कोमल और चाची को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना माँ ने क्या कहा था। हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं जादुई लहंगा पहनकर जा रही हूँ खाना मांगने। ऐसा कहकर रिंकी अपनी माँ की दी हुई जादुई लहंगा को पहनकर खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगो, ये लहंगा तुम्हें सब देगा। रिंकी के खाना मांगने पर लहंगे से बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद कोमल वहाँ से गुजरती है और रिंकी को इतना सुंदर लहंगा पहने देख लेती है, और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि इनके पास जादुई लहंगे हैं, और हल्दी के फंक्शन में जो 2 लड़कियां आई थी वो यही दोनों थी। फिर कोमल तुरंत ही ये बात जाकर अपनी माँ कामिनी को बताती है। तभी कामिनी ये सब सुनकर कहती है, कोमल बेटा, क्या तू सच कह रही है? उन दोनों मनहूसों के पास जादुई लहंगा है। बेटी, हम उनसे ये जादुई लहंगा चुरा लेंगे, क्योंकि उन पर सिर्फ तेरा और मेरा ही हक है। फिर जादुई लहंगे से हम माँ बेटी बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर कामिनी और कोमल रात होने का इंतजार करती है, और जब रात हो जाती है और दोनों बहनें सो रही होती है, तो चुपके से कामिनी उनके कमरे में घुसकर उनका वो लहंगा चुरा लेती है। फिर अपने कमरे में आकर कोमल जैसे ही वो लहंगा पहनती है, कोमल बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, और कामिनी भी बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, कामिनी और कोमल, तुम दोनों बहुत ही लालची और बुरे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं था। ये लहंगा सिर्फ अच्छे वो नेक दिल लोगों के ही काम आते हैं। अब तुम्हारी बेटी और तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहोगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है,
और दोनों बहुत रोती है। तभी इधर पिंकी और रिंकी की आंख खुल जाती है और दोनों अपने कमरे से उठकर बाहर आते हैं। वो कामिनी और कोमल के पास जादुई लहंगा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी पिंकी कहती है, चाची जी, ये लहंगे हम दोनों बहनों को हमारी स्वर्गवासी माँ ने दिए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि ये लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। हमने इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि ये लहंगा आपके हाथ न लगे और आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, मगर फिर भी आपको इसका पता चल ही गया और आपने इसको चुरा लिया। ये आपको आपकी गलती का ही परिणाम मिला है। अब आप दोनों माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहेंगी, पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत हो। पिंकी और रिंकी, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा के लिए बदसूरत रहूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि ये मेरे कर्मों की सजा है। पर मैं आज से तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है बेटी। हाँ पिंकी और रिंकी, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने घर की एक नौकरानी समझा, तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, पर आज से तुम दोनों मेरी बहनें हो। उन दोनों माँ बेटी को सच्चे दिल से माफी मांगता देख जादुई लहंगा उन्हें फिर से पहले की तरह कर देता है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, कामिनी और कोमल, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले की तरह कर दिया और तुम्हें एक और मौका दिया। अब तुम इन दोनों बहनों के साथ अच्छे से रहना। इतना कहकर वो जादुई लहंगा गायब हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी उस दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उन्हें भी एक माँ की तरह प्यार देती है। एक गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी पोती सुमन के साथ रहता था। कुछ समय पहले सुमन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सुमन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उसके दादाजी घर का सारा काम करते थे और घर का काम पूरा करने के बाद दुकान पर मोमोज बेचते थे। उसी से उनका घर चलता था। सुमन की क्लास में आयुषी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। आयुषी हमेशा सुमन को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसको चिढ़ाती रहती थी। सुमन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन आयुषी पढ़ाई में बहुत ही गंदी थी। उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। आयुषी, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। तुम सुमन से कुछ सीखो, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और इसके माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। आयुषी के ऊपर क्लास के सारे बच्चे हंस रहे थे। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे पूरी क्लास में शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुमन स्कूल आती है। आयुषी अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लास के रास्ते में खड़ी हुई थी। जब सुमन अपनी क्लास में जा रही थी तो आयुषी उसको धक्का मारकर गिरा देती है। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तो खुद गिरी है, समझी? तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाले को धक्का मारा है? नहीं, तुमने धक्का नहीं मारा, ये अपने आप गिरी है। सुन लिया तूने, मैंने तुझे धक्का नहीं मारा। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद सभी बच्चे सुमन पर हंसने लगते हैं। सुमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे क्या देख रही है मुझे, खाएगी क्या? सुमन बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अकड़ देखो इस मोमोज वाले की, इसकी अकड़ निकालनी होगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी आयुषी नहीं। कुछ दिनों बाद आयुषी का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर हमेशा बहुत अच्छे से सजावट होती थी और इस जन्मदिन पर भी ऐसा ही था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुषी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी पापा। बेटी, आज हमने शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। इसके बाद आयुषी अपने स्कूल जाती है।
सभी सुनो, आज मेरे पिता ने शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और सुन मोमोज वाली, तुम भी आ जाना। ठीक है आयुषी, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी इज्जत का नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को सुमन तैयार होकर आयुषी के घर जाती है। अरे वाह, मैंने ऐसी पार्टी आज तक नहीं देखी। क्यों सुमन, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तो तूने अपनी जिंदगी में तो क्या कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अगर तुम अब आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, जो तुम ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम जैसे गरीबों से गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर आयुषी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। आयुषी केक लेकर सुमन के पास आती है। सुमन, ये लो केक। सुमन केक लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी आयुषी उस केक को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और वो केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओह शिट, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ करो। आयुषी, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। सुन सुमन, ज्यादा भाषण मत दे। आज मेरा जन्मदिन है। तुम मुझे अपने जन्मदिन पर एक टॉफी तक नहीं खिलाती और तुम मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तेरे को केक खिलाऊंगी, और वो भी इतना महंगा केक। चुपचाप यहाँ से चली जा, भिखारिन कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे अच्छा और महंगा केक लेकर आऊंगी, और तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। गुस्से में सुमन अपने घर चली जाती है। क्या बात है बेटी, तू उदास क्यों है? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और नई ड्रेस ला कर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी से कम नहीं है। आप मेरे लिए केक और ड्रेस लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और सुंदर केक लेकर आऊंगा। सुमन का भी जन्मदिन आ जाता है। आज सुमन का जन्मदिन था। ए मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? और तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत बड़ा मोमोज का ऑर्डर मिला है। मोमोज को बेचकर मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा केक आएगा। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। सुमन के दादा मोमोज का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं और उन्हें बेचने के लिए निकल जाते हैं। मोमोज खरीदने वाला इंसान आयुषी का पिता ही था। अरे पिताजी, क्या आपने मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। आयुषी के पिता आयुषी की बात मान जाते हैं। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद सुमन के दादाजी आयुषी के घर पहुंच जाते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ लेकर मत आ। मैं अच्छे और फेमस रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और ड्रेस लेकर जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे जा, मुझे तेरे मोमोज नहीं खरीदने, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर तेरी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा रमेश अपनी मोमोज की टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूंगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर अपने मोमोज बेचता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश हो जाती है। बारिश के कारण रमेश के सारे मोमोज भीग जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे सारे मोमोज भीग गए। क्या मुंह लेकर अपनी बेटी के सामने जाऊंगा मैं? रमेश वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चटोरी परी प्रकट हो जाती है। अरे अंकल, आपके मोमोज में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अंकल, आप एक काम करो, आप सारे मोमोज मुझे दे दो। लेकिन परी जी, ये सारे मोमोज तो खराब हो चुके हैं, अब ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है। मैं फटाफट से इन मोमोज को ले जाकर माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी। परी के इतना कहने पर रमेश अपने सारे मोमोज परी को दे देता है। अंकल, आप यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए थे? सब ठीक तो है ना? इसके बाद रमेश परी को सारी बात बताता है। इसके बाद परी अपने जादू से रमेश को एक चांदी का लहंगा और सोने का केक देती है।
ये लो अंकल, ये चांदी का लहंगा और सोने का केक है। ये लहंगा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, जैसे खाना, कपड़े, घर, अन्य चीजें। और वहीं ये सोने का केक आपको बहुत सारी धन दौलत देगा। अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसके बदले आप मुझे रोज गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मोमोज खिलाते रहना। इतना कहकर परी मोमोज लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रमेश सोने का केक और चांदी का लहंगा लेकर वहाँ से घर आ जाता है। सुमन जैसे ही चांदी का लहंगा और सोने का केक देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही सुमन की सारी सहेलियां घर पर आती है और साथ ही आयुषी भी। आयुषी सुमन के चांदी के लहंगे और सोने के केक को देखकर हैरान रह जाती है। सुमन अपनी शर्त पूरा कर लेती है। उस दिन से सुमन और आयुषी में दोस्ती हो जाती है और वो सब मिलकर अच्छे से पार्टी करते हैं। उस दिन के बाद से सुमन और आयुषी में कभी भी लड़ाई नहीं हुई और सुमन अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में निधि अपनी माँ के साथ रहा करती थी। निधि के पिता की मृत्यु कई वर्षों पहले हो गई थी, जिस कारण उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और निधि का गुजारा किया करती थी। निधि अपनी माँ की परिस्थितियों को समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियाँ होने पर वो अपनी माँ की मदद भी कराया करती थी। निधि बेटा, मैं काम पर से आ गई हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ चूल्हे में डाल दे, मैं खाना बना देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। क्यों बेटा, आज तुझे भूख नहीं लगी क्या? भूख तो बहुत जोर से लगी है। तो फिर तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खाना पहले ही बनाकर तैयार कर दिया है। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तूने अकेले चूल्हा जला लिया और खाना भी बना लिया? तू मजाक तो नहीं कर रही? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं रोज आपके साथ बैठकर आपको खाना बनाते हुए देखती हूँ और देखते देखते मुझे सब कुछ आ गया है, इसलिए मैंने आपके लिए आज दाल, चावल और आलू का भरता बनाया है। मैं जानती हूँ आप काम करके बहुत थक जाती हैं और फिर आपको घर आकर भी काम करना पड़ता है, इसलिए अब से मैं खाना बनाऊंगी और आप घर आने के बाद बस आराम करेंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर शांति निधि को गले लगा लेती है। वो दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगले दिन शांति काम के लिए निकल जाती है और निधि स्कूल चली जाती है। शांति अपने मालिक के घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने मालिक के पैर के पास जाती है। वो देखती है कि उसके मालिक के पैर के पास एक बहुत ही जहरीला सांप है। यह देखकर शांति थोड़ा डर जाती है, परंतु फिर वो हिम्मत करती है और उस सांप को अपने हाथों से पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है, परंतु ऐसा करने में उसे वो सांप काट लेता है और शांति वहीं बेहोश हो जाती है। शांति, शांति अपनी आंखें खोलो। हे भगवान, इसने मेरी मृत्यु अपने सर ले ली। इसकी रक्षा कीजिए, कृपया करके इसकी जान बचा लीजिए भगवान। इसके बाद राकेश शांति को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही शांति की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात निधि को पता चलती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। आप लोग झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले महीने मेरा जन्मदिन है और माँ ने कहा था कि वो मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आएंगी। माँ अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकती। आप लोग मुझे बताइए, आपने मेरी माँ को कहाँ छुपा रखा है? जैसे तैसे करके लोग निधि को समझाते हैं और आखिरकार निधि ये बात स्वीकार कर ही लेती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ राकेश अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, मोनिका, अब से निधि हमारे साथ रहेगी। परी के साथ वाला कमरा खाली पड़ा है, मैं उसे साफ करवा देता हूँ। अब से निधि उसी कमरे में रहेगी। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? एक नौकरानी की बेटी हमारे घर में क्यों रहेगी? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो याद दिला देता हूँ। उस नौकरानी की वजह से ही आज तुम्हारा ये पति जिंदा है। अगर वो नौकरानी नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से निधि हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मोनिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।
राकेश की बेटी परी को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अब एक नौकरानी की बेटी उनके घर में रहेगी। शांति के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद राकेश निधि के घर जाता है और उससे बात करता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है, परंतु तुम खुद सोचो, अगर तुम इसी तरह दुखी रहोगी तो क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा? तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी माँ तुम्हारे आसपास ही है और वो तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम यहाँ अकेलेपन में रहोगी तो दुखी रहोगी। वहाँ पर तुम्हारे जितनी मेरी एक बेटी भी है और मेरी पत्नी भी है। वहाँ तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलूंगी। इसके बाद राकेश निधि को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। मोनिका और परी जब निधि को घर के अंदर आता देखती हैं, तो वो अपना मुंह बना लेती हैं। निधि ये देखती तो है, परंतु वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद राकेश निधि को उसका कमरा दिखा देता है। बेटा निधि, ये तुम्हारा कमरा है। अब से तुम यहाँ रहोगी। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर एक लैंडलाइन फोन रखा है, उससे मुझे कॉल मिला देना या फिर अपनी आंटी या परी को बोल देना। ऐसा कहकर राकेश ऑफिस चला जाता है। निधि अपने नए कमरे में अपनी माँ की तस्वीर लगाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में निधि को प्यास लग जाती है, परंतु उसे ये पता नहीं होता कि पानी कहाँ रखा है। इसलिए वो परी के कमरे में जाती है और कहती है, परी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर मुझे ये नहीं पता कि पानी कहाँ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पानी कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जा और मुझसे कुछ भी पूछने की, यहाँ तक कि बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं किसी नौकरानी की बेटी को अपनी दोस्त बनाना नहीं चाहती, समझी? निधि को कुछ समझ नहीं आता और वो परी के कमरे से बाहर आ जाती है। लगता है मुझे मोनिका आंटी के पास जाना चाहिए। अंकल ने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर मदद करेंगी। ऐसा सोचकर निधि मोनिका के कमरे में जाती है। आंटी जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे पता नहीं है कि पानी कहाँ रखा है। मैंने परी से पूछने की कोशिश की, परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पानी कहाँ है? हे भगवान, ना जाने राकेश का दिमाग किस दिशा में चल रहा है जो इस नौकरानी की बेटी को घर ले आए। सुन निधि, तेरा पानी तेरे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। हम सब जो पानी पीते हैं, तुम उस पानी को हाथ मत लगाना। और हाँ, इस घर के कुछ नियम हैं, मैं तुझे वो अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि आखिरकार अब तुझे यही रहना है। ठीक है आंटी जी, बताइए, मैं सुन रही हूँ। सुबह 4 बजे उठकर तुझे नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बनाना है और राकेश के लिए लंच भी पैक करना है। जब राकेश ऑफिस चले जाए, उसके बाद तुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है। बाकी दोपहर में तुझे तेरे कमरे में खाना मिल जाएगा, इसलिए रसोई के खाने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और एक पानी का मटका तेरे कमरे में रख दिया जाएगा। और हाँ, हो सके तो सफाई के अलावा किसी भी कारण से घर में कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है आंटी, मैं समझ गई। ऐसा कहकर निधि एक उदास मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उसने सोचा था कि यहाँ आने के बाद उसे माँ का प्यार, बहन का साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। परंतु फिर निधि इसे अपना भाग्य मान लेती है और मोनिका के कहे अनुसार सारा काम करने लग जाती है। अब वो सुबह सुबह नाश्ता बनाती, दिन में घर का झाड़ू पोछा करती और पूरे दिन किसी न किसी काम में लगी ही रहती। पूरे दिन उसे गिन चुनकर 2 वक्त का खाना मिलता था और वो भी सूखा और बासी। ऐसी ही एक दिन, निधि कहाँ हो तुम? जी आंटी, बोलिए। तुम तो बहुत तेज हो, नुकसान करके अपने कमरे में भाग गई और अब मासूम बनने का नाटक कर रही हो। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जानती हूँ, ये मेरा महंगा वाच जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था, ये तुमने ही तोड़ा है। बाहर का तो कोई घर में आया नहीं और परी जानती है कि ये कितना महंगा है, इसलिए वो इसे तोड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकती। मतलब कि ये तुमने ही किया है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने कमरे में थी। एक तो तुम गलती करती हो, उसके बाद गलती मानने से भी इनकार कर देती हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें आज से 3 दिन तक खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? मोनिका जब ये सब कह रही होती है तो परी अपने कमरे में मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि आखिर वही थी जिसने वो वास तोड़ा था। अब आया ना मजा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। मुझे मेरी गलती की सजा भी नहीं मिली और उस नौकरानी की बच्ची को भी अच्छा खासा सबक मिल गया।
बेचारी निधि को बिना गलती के ही सब कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जब निधि घर की सफाई कर रही होती है, तभी परी मोनिका के पास आती है और कहती है, माँ, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉक बनवाएं। लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉक बनवाएंगी, पर घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर इस बार मैं नहीं जानती, मुझे एक डिजाइनर फ्रॉक चाहिए, मतलब चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे डिजाइनर फ्रॉक के लिए पहले से ही ऑर्डर दे दिया है। थैंक यू सो मच माँ। निधि जब परी और मोनिका की ये बात सुनती है, तभी उसे भी याद आता है कि 2 दिन बाद तो उसका भी जन्मदिन है। और निधि मन ही मन कहती है, 2 दिन बाद तो मेरा भी जन्मदिन है। माँ ने कहा था कि वो मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक ला कर देंगी। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों करता है? आखिर क्यों तूने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया? ये सब सोचकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन चुटकी बजाते ही बीत जाते हैं। परी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया होता है। टेबल पर अलग अलग तरह के पकवान और परी के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर केक भी मंगवाया गया होता है। माँ, इस बार का केक तो पहले वाले बर्थडे से भी बड़ा है और इसमें तो इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ भी बनी है। थैंक यू सो मच माँ। मेरी एक ही तो बेटी है, अगर मैं उसके लिए ये नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? निधि अपने कमरे में बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि मोनिका ने निधि को अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पार्टी शुरू हो जाती है। निधि का मन नहीं मानता और वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हल्के से झांकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि पूरा घर बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर उसका मन और उदास हो जाता है और वो वापस कमरे के अंदर आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ, अगर आप आज यहाँ होती तो हम दोनों भी एक साथ जन्मदिन मनाते। आपके बिना मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ माँ। मेरे आजू बाजू तो बहुत लोग हैं, परंतु इस भीड़ में भी मैं अकेली हूँ। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो माँ? निधि ये सब कह रही होती है कि एक तेज रोशनी प्रकट होती है और निधि की माँ की आत्मा उसके सामने होती है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो गई हो, परंतु तुझे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। इस दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। इस तरह आंखों में आंसू लिए रोने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ। जेले, मैं तेरे लिए तेरे जन्मदिन पर ये फ्रॉक लेकर आई हूँ। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। ये फ्रॉक केवल सुंदर नहीं है बल्कि जादुई भी है। इस फ्रॉक के आगे तू हाथ जोड़कर जो भी प्रार्थना करेगी वो पूरी हो जाएगी। परंतु हाँ, जिस दिन तेरे मन में लालच आ गया उस दिन ये फ्रॉक गायब हो जाएगी। अच्छा बेटा, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निधि की माँ की आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद निधि अपनी माँ की दी हुई फ्रॉक पहन लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मरने के बाद भी मेरी इच्छा पूरी की। शायद इसीलिए लोग माँ को भगवान का दर्जा देते हैं। इसके बाद निधि एक पत्र लिखती है। मुझे माफ करना राकेश अंकल, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप लोग मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आपने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। उस पत्र को लिखकर निधि अपने कमरे के बेड पर छोड़ देती है और खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और फिर एक दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ पर निधि उस जादुई फ्रॉक से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है और उस घर में वो उस जादुई फ्रॉक की मदद से हंसी खुशी रहने लग जाती है।